Students, today we are going to start the second chapter, sexual reproduction in flowering plant. ये चैप्टर अपन कुछ पार्ट्स में स्टडी करेंगे. आज का जो लेक्चर है दैट विल बेसिकली डील विद द स्टेमन्स and microsporogenesis, that is formation of microspores. As you all know, all flowering plant shows sexual reproduction. एसेक्सुअल भी होता है कई तरीके से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, लेकिन मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. And as we have studied, the inflorescence, flowers, and the floral part shows amazing range of adaptations to ensure formation of the end product of sexual reproduction, that is the fruit and seeds. This is very important, that what is the end product of the sexual reproduction in plants? It is formation of seeds and fruits. And we know that there is a great diversity and adaptations in angiosperms. If we observe the patterns, the color, the structure, the shape, size of the flowers, therefore they are called as embryological marvels. तो फ्लावर को हम कह रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं. आपने अपने आसपास देखा होगा, कई तरह के फ्लावर्स होते हैं, कई तरह के शेप साइज होते हैं. एंड फ्लावर्स आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू. हमें एस्थेटिक सेंस का मतलब हुआ वो देखकर अच्छा लगता है. ऑर्नामेंटेशन अपन गार्डन्स में लगाते हैं घरों को सजावट के लिए, चाहे सोशल फंक्शन हो, रिलीजियस फंक्शन हो. कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं जो फ्लावर्स हैं उनकी. एंड दे ऑल्सो कन्वे द ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग. Flower is basically a sex organ of angiosperm, and study of flowers is termed as anthology. Anthos का मतलब ही flower है और logy is basically the study. And if we perform the cultivation, यानी हम फूलों की खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती को हमने कहा फ्लोरिकल्चर. जैसे आपने देखा होगा पूजा के लिए अपन गेंदे का फूल खरीद के लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गेंदे के फूलों की खेती की जा रही है. तो दैट इज़ बेसिकली अ फ्लोरिकल्चर. The largest flower, as we know, is Rafflesia arnoldi, जो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के जंगलों में एक पैरासिटिक प्लांट है और सबसे बड़ा फ्लावर होता है ये. एंड द स्मॉलेस्ट फ्लावर इज़ ऑफ वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया, जो पानी के ऊपर नॉर्मली बहुत छोटे छोटे माइन्यूट ड्रॉप्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं. एंड दिस इज़ द लाइफ साइकिल. एज वी नो, द प्लांट बॉडी जो है, चाहे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब जो हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब हुआ डिप्लॉयड जनरेशन अल्टरनेट्स विद द हेप्लॉयड जनरेशन. हालांकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड होती है और जो गैमेटोफाइट है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है. इस तरह की लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है. नाउ दिस इज द जनरलाइज स्ट्रक्चर. 4 मेन फ्लोरल पार्ट्स होते हैं दैट कंसिस्ट. बाहर की जो रिंग है वर्ल, वो सेपल्स हैं ग्रीन कलर की. देन देर इज कलर्ड पेटल्स. फिर स्टेमन्स, द मेल सेक्स ऑर्गन, एंड द पिस्टल और गाइनोशियम, जो सबसे सेंटर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. Petals are basically colored and its group is called as corolla. और इसका जो मेन फंक्शन है कोरोला का, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. सेपल्स पेटल्स के बाहर की तरफ होती है, ग्रेनिश होती है. इसके ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं और बड स्टेज में यह फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है. कोरोला एंड कैलिक्स मेक्स नॉन एसेंशियल वर्ल, यानी इनके बिना भी रिप्रोडक्शन हो सकता है. स्टेमन्स, द मेल सेक्स ऑर्गन, इनके ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहते हैं. पिस्टल या कार्पल जो है वो गाइनोशियम, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है. और स्टेमन और पिस्टल के बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए इनको कहा गया है एसेंशियल वर्ल. नाउ वी हैव डिवाइडेड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 3 पार्ट्स: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन.
प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 4 चीज़ें रखी जाती है। डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डिया, यानी फ्लोरल प्राइमोर्डिया का बनना, फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन्स एंड माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ पिस्टल एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स एंड पॉलिनेशन। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो फर्टिलाइजेशन का होगा, जिसे अपन एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। थर्ड पार्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें 4 मेन चीज़ें होती हैं, दैट इज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, देन देर इज सीड फॉर्मेशन एंड फाइनली द फ्रूट फॉर्मेशन. Two main factors are responsible for development of floral primordia. दैट इज़ बेसिकली जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया है, आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल वेजिटेटिव शूट अपेक्स है वो फ्लावरिंग अपेक्स के अंदर चेंज हो रहा है। तो चेंज होने का सिग्नल कैसे मिलेगा? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइट के जो ड्यूरेशन है, जिसे हम फोटो पीरियड कहते हैं, यानी आपने पढ़ा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट या ड्यूरेशन ऑफ लाइट नेसेसरी फॉर फ्लावरिंग, उस बेसिस पर हम प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में बांटते थे, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट. At the same time, intensity of light is also important, and it is reported that 720 nanometer, that is far red light, is very important to induce the flowering. At the same time, certain temperature, मोस्टली एक कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद फ्लावर्स डेवलप होते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, डिपेंड्स ऑन द एडेप्टेशंस. इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हार्मोन्स जो हैं आप लोगों ने पढ़ा है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन्स है, ये फ्लावरिंग स्टिमुलेट करते हैं. बट एट द सेम टाइम देयर इज़ वन हाइपोथेटिकल हार्मोन, फ्लोरीजन, जो लीव्स में बनता है और शूट अपेक्स में जाकर जो है शूट अपेक्स को फ्लोरल प्राइमोर्डिया में चेंज करने में मदद करता है. अभी तक हम इस हार्मोन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है फ्लावर इंड्यूस करने के लिए फ्लोरीजन नाम का हार्मोन भी इम्पॉर्टेंट होता है. बिसाइड्स दिस, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर देयर इन द बॉडी, इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इन सब चीज़ों की जो है अगर सही हो जाते हैं ये सभी 4 फैक्टर्स, तो उसके बाद वेजिटेटिव शूट अपेक्स विल चेंज इनटू द फ्लोरल प्राइमोर्डिया. ये इस तरह से आप देख सकते हैं. द फर्स्ट डायग्राम जो है ये वेजिटेटिव शूट अपेक्स है. अब यहाँ ये जो है धीरे धीरे मॉडिफाई होना चालू हुआ किसकी प्रेजेंस में? टेम्परेचर, लाइट एंड द फ्लोरल जो हॉर्मोन्स हैं, जैसे अपन ने कहा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स एंड फ्लोरीजन, वन ऑफ द हाइपोथेटिकल. सो यहाँ पर अब ये फ्लावर डेवलप हो गया. सो दिस इज हाउ द वेजिटेटिव शूट अपेक्स, दिस इज द वेजिटेटिव शूट अपेक्स चेंज्ड टू द दिस पार्ट इज द फ्लोरल प्राइमोर्डिया. ठीक है, तो फ्लोरल प्राइमोर्डिया जैसे अपन ने इसको कलर्स में शो कर दिया है, जस्ट टू मार्क कि पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एक्सेट्रा विल बी देयर. और जब फ्लावर डेवलप होते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है फ्लावरिंग एक्सेस पर, और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लावरिंग एक्सेस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस. तो ये सब भी जो है फर्स्ट पार्ट में आया हमारे. देन सेकंड जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की अपन बात कर रहे हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन द एंथर्स. तो जो हमारा एंथर है उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट बनेगा. मेल गैमेटोफाइट का कॉमन नेम जो होता है दैट इज़ द पोलन ग्रेन. तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, दीज आर दी एंथर्स. ये नीचे जो है इसका फिलामेंट है और ये यहाँ पर पिस्टल है बीच में, यानी फ्लावर का ये डिटेल्ड वर्जन अपन देख रहे हैं. एंड एज वी सेड कि ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, वाइल फ्लावर इटसेल्फ इज मॉडिफिकेशन ऑफ शूट. तो जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो थैलेमस पर बॉर्न होते हैं, और थैलेमस पर जब ये डेवलप हो रहे हैं तो थैलेमस क्या हुआ? रिड्यूस्ड स्टेम हुआ. और ये सभी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वह लीफ के मॉडिफिकेशन है. तो किसी समय पर
यह पत्ती के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरह से डेवलप होती थी जो आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं। धीरे धीरे यह छोटी और रोल डाउन होती चली गई और फाइनली एंजियोस्पर्म के अंदर जो आप देख रहे हो कि किस तरह से एक स्टेमन बन गया जो एंजियोस्पर्म के अंदर दिखाई देगा। तो जो भी स्टेमन है इसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट एक लंबा स्टॉक है जो थैलेमस से जुड़ा हो सकता है, पेटल्स या टेपल से भी जुड़ा हो सकता है। एंथर जो आगे की तरफ है यह मोनोलोब्ड या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में जो आप लाइन देख रहे हैं उसे लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। देखिए, स्टेमन्स कैन आइदर बी फ्री। फ्री का मतलब हुआ दे आर अटैच्ड टू द थैलेमस। ये यहाँ पर ये फ्री स्टेमन है, थैलेमस से जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो पेटल के साथ जुड़ा होगा तो इसको हम कहेंगे एपीपेटलस। कई बार लिलिएसी फैमिली के अंदर यह टेपल के साथ जुड़ा होता है तो उसे फिर हम कहते हैं एपीफाइलस। और जैसा अभी अपन ने कहा कि मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमन, द ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, द रिंग ऑफ स्टेमन्स मेक्स द एंड्रोशियम। It is a modified leaf which produces microspores. Therefore, it is also called as microsporophyll. And जो माइक्रोस्पोर्स हैं उसको बनाने वाला स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा। प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये देखिए, इस तरह से हमने कहा था कि एंथर के ऊपर एक लंबा ग्रूव होता है, एक लंबी लाइन होती है। ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं, तो ये जो लाइन है इसको हमने लाइन ऑफ डेहिसेंस कहा। तो जब माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, जब पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो मैच्योर हो चुकी है, जिसको आप पोलन सैक कह रहे हैं, वो रप्चर होगी। तो रप्चर होने की जो लाइन है, जो स्प्लिट होने की लाइन है, यहाँ से वो फटता है और पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। अच्छा, एंथर्स दो तरह के हैं। 90% केसेस में बाइलोब्ड और 10% फैमिलीज़ के अंदर जो है, प्लांट फैमिलीज़ के अंदर मोनोलोब्ड मिलेंगे। मोनोलोब्ड यानी एक ही लोब है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चाइना रोज़ का जो है एंथर है, ये मोनोलोब्ड। और यहाँ पर जो बाइलोब्ड है, इट इज़ हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये बाइलोब्ड हो जाता है। और यहाँ पर फिर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें मिलेंगे, यहाँ हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे। ठीक, तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट होगा और ये बाइस्पोरेंजिएट होगा। सो दैट इज़ व्हाट इज सेइंग कि जो वन लोब्ड है उसको बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन है, और जो बाइलोब्ड है जिसके अंदर हर लोब में 2 थीका होते हैं, जिसे डाइथीकस भी कहेंगे, वह टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने कहा ये सबसे कॉमन है, और it is somewhat like this, having 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो ये बाइलोब्ड हो गया। ये एक थीका है, ये एक थीका है, यानी हर लोब डाइथीकस या बाइथीकस होता है। और टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए? देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अधिकतर प्लांट्स के अंदर हमें बाइलोब्ड, डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन मिलती है। और जो मोनोथीकस है या बाइस्पोरेंजिएट है वो मिलता है हमें कैना, जो केल या केली कहते हैं, ये वाला है, दिस इज़ द कैना। और ये चाइना रोज़ के हैं। चाइना ये कैना का प्लांट है, आप सबने देखा होगा, घरों में लगा हुआ रहता है। और ये चाइना रोज़ है। इन दोनों के अंदर हमें मिल रहा है मोनोथीकस यानी मोनोथीकस यानी बाइस्पोरेंजिएट। और अधिकतर पौधों के अंदर डाइथीकस, बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। अब यदि हम इसका सेक्शन काटते हैं तो किसी भी एंथर में 2 मेन पार्ट्स हैं। एक है एंथर वॉल और दूसरा है स्पोरोजेनस टिश्यू। एंथर वॉल के अंदर 4 लेयर्स होती हैं, और ये 4 लेयर्स हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम। देखिए, तो एंथर हैव 2 पार्ट्स, ए एंथर वॉल, बी स्पोरोजेनस टिश्यू। एंथर वॉल के अंदर 4 चीज़ें हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम, which are important for protection and dehiscence. First 3. Tapetum is basically the source of nutrition.
ये न्यूट्रिशन देगा स्पोरोजिनस टिश्यू को, जिससे कि माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। ये देखिए, दिस इज़ द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, यानी आप किसी एंथर को कट करके उसको जब मैग्नीफाई करके देखते हैं अपन माइक्रोस्पोर के नीचे, तो हमें 4 लेयर्स जो दिखाई दे रही है, दैट इज़ द एपिडर्मिस। Epidermis, second layer is endothecium, then 3-4 layers are the middle layers, and then we have the tapetum. अंदर की तरफ ये जो पार्ट है, that is the sporogenous tissue, right? तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर एंथर वॉल में 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम, एंड द इनर पार्ट इज स्पोरोजिनस टिश्यू which mainly provide nutrition to the developing। जो टेपेटम है वो स्पोरोजिनस सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेपेटम इज़ द नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर्स। यहाँ पर ये जो है ये बाहर की तरफ जो येलोइश सेल्स हैं विथ 2 न्यूक्लियस, दीज आर द टेपेटल सेल्स। ये सारे टेपेटल सेल्स हैं, ये बाहर ये टेपेटम है। और ये अंदर की तरफ जो है ये स्पोरोजिनस सेल्स है, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये डिवीजन हो रहा है, जिसके ज़रिए ये लगातार अपना नंबर बढ़ाते हैं। गॉट इट? दिस इज़ अगेन लिली के जो स्टेमन्स हैं उनका अपन सेक्शन देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ टेपेटम के जो सेल्स हैं काफ़ी बड़े हैं। ये जो है ये टेपेटम सेल्स हैं, इनमें कई जगह आपको 2 या ज़्यादा न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ये 2 या ज़्यादा न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े बड़े सेल सब टेपेटम हैं। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और डेंस होने के साथ साथ जो है इसमें खूब सारा न्यूट्रिशन भरा हुआ रहता है। तो स्पोरोजिनस सेल्स जो अंदर की तरफ हैं वो लगातार डिवाइड होंगे, दे विल इंक्रीज द नंबर, जो मेल की टेंडेंसी होती है, और लगातार डिवीजन करते 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 लास्ट में जाकर ये किस में बदलते हैं, पोलन मदर सेल, PMC, पोलन मदर सेल के अंदर। एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ मेल स्पोरोफाइट जनरेशन, क्योंकि इसके बाद अब मियोसिस होगी तो 2n से n हो जाएगा, और n होते ही कौन सी जनरेशन चालू होगी, गैमेटोफाइट। तो पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस हुई, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और इस तरह से यहाँ पर 4 ये बन गए, जिसको हमने नाम दिया है पोलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इस तरह से मियोसिस 2 के बाद 4 पोलन ग्रेन या 4 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं, वो फिर सेपरेट होते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, दीज आर द पोलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस 1, तो ये 2 बने, और फिर मियोसिस 2 हुई, तो मियोसिस 2 के बाद ये मियोसिस 1 था, यहाँ पर 4 बन गए, चारों जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसलिए इसको क्या कहा, पोलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड दीज विल सेपरेट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द एडजॉइनिंग वॉल्स। हालांकि जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो पेक्टिनेज और कैलेज नाम की एंजाइम के बारे में भी यहाँ बताया जाता है कि उनकी वजह से यह जो टेट्राड है उसके अंदर के पोलन्स या माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं। एंड नाउ इट विल अंडरगो फाइनल डेवलपमेंट, जिसमें 2 चीज़ें होनी हैं। एक तो होगा इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और दूसरा होगा इसका जो है सेल के ऊपर इंटाइन और एक्साइन नाम के एनवलप्स बनेंगे। द सेल्स ऑफ द टेट्राड सेपरेट एंड प्रिपेयर फॉर अ फाइनल डिवीजन। द फाइनल डिवीजन इज माइटोसिस, जिसकी वजह से एक छोटा जनरेटिव सेल बनता है, और वह जो है बड़े वेजिटेटिव या ट्यूब सेल के अंदर धंसा हुआ रहता है। तो जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, जनरेटिव सेल इज़ ऑफ स्पिंडल शेप एंड इट इज़ एम्बेडेड इन द वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। तो जैसे ही ये डिवीजन कंप्लीट होने को होता है, 2 एनवलप्स और बनने लग जाते हैं। अंदर की तरफ सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ इंटाइन, जो कि पतला है, नॉन कंटिन्यूस लेयर है, और बाहर की तरफ एक्साइन बनती है। यह जो एक्साइन बनी है वह हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है। स्पोरोपोलेनिन इज़ हाईली रेजिस्टेंट फॉर एंजाइम्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो इस तरह से यहाँ पर 2 सेल बन गए, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटा सेल जो है दैट इज़ द जनरेटिव वन,
और जो बड़ा है वो वेजिटेटिव। अब ये छोटा और बड़ा कैसे हो गया सेल डिवीजन के दौरान? वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो सेल डिवीजन हुआ वह एसिमेट्रिकल स्पिंडल के ज़रिए हुआ, यानी जो स्पिंडल है उसके अंदर मेटाफेज प्लेट बीच में न बनकर थोड़ी नीचे बन रही है। इस तरह से दो अलग अलग सेल्स बन गए। और जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है तो उसमें टेपेटम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेपेटम से ही स्पोरोपोलेनिन निकलती है। टेपेटम के अंदर जो गोल्जी बॉडी होगी उससे यूबिश बॉडी छोटी छोटी वेसिकल्स बनती हैं और वो पोलन किट भी बनाती है। तो इस तरह से आप देखें तो टेपेटम के 3 रोल अब तक पढ़े अपन ने। इट गिव न्यूट्रिशन, इट प्रोड्यूसेस स्पोरोपोलेनिन, इट प्रोड्यूसेस पोलन किट। पोलन किट एक चिपचिपी लेयर है जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन में पाई जाती है और ये चिपचिपी लेयर इंसेक्ट बॉडी से पोलन ग्रेन को चिपकने में मदद करती है। This is how under electron microscope we find the exine, which is made up of sporopollenin, and as we said it is most resistant organic material known, जो high temperature, strong acids, alkalis से इस पर ज़्यादा असर नहीं होता, कोई एंजाइम इसे जो है नष्ट नहीं कर पाती। अब देखिए ये अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी फाइंड द पोलन ग्रेन्स, और जो आपने इसके अंदर देखा कि अंदर की तरफ लेयर एंटाइन है, then the outer layer is exine which is in dark red color. जो एंटाइन है which is made up of cellulose and pectins. exine किसकी बनी थी? made up of hardest biological material sporopollenin which is secreted by Ubish bodies from the tapetum. and entine is a continuous layer. exine जो है वो continuous नहीं होती, यानी उसके बीच बीच में gaps होते हैं जिसको हम कहते हैं जर्म पोर। हम कह सकते हैं जर्म पोर इज़ द प्लेस वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि नेम द पार्ट ऑफ एक्साइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज नॉट देयर, तो दैट विल बी जर्म पोर। यहीं से फिर पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। तो यहाँ आप दोनों सेल्स को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। जो अंदर का डार्क सेल है दैट इज़ द जनरेटिव सेल एंड द रिमेनिंग पार्ट विथ इट्स न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल देख रहे हैं। दोनों के शेप, साइज़ और डेंस जो है वो जनरेटिव का न्यूक्लियस है। तो वेजिटेटिव सेल इज़ लार्ज विथ एबुंडेंट फूड रिजर्व, लेस डेंस एंड इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, while generative cell is small, spindle shape, floats in the cytoplasm of vegetative or tube cell. इसका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज है, कंपैरेटिवली लार्ज है, डेंस है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। एंड दीज आर वेरियस पैटर्न्स जो अलग अलग स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स में अपने को दिखाई देते हैं। एक्साइन के ऊपर एक एपर्चर है जो आप सभी में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोल सा पार्ट है, ये गोल सा पार्ट है, राइट। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है? दीज आर द जर्म पोर्स। यहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं होगी। एंड वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? क्योंकि पोलन ग्रेन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो कहीं पर भी गिर सकते हैं, वापस से उनको हवा से या कीड़ों से उठाया जा सकता है। तो अगर ऐसी जगह गिर गए जहाँ पर फ्लावर नहीं है या स्टिग्मा नहीं है, दे कैन हैव वन मोर चांस, और वो आसानी से नष्ट न हो, डिस्ट्रॉय ना हो। इसलिए स्पोरोपोलेनिन जैसी हार्ड चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है। जर्म पोर का क्या फंक्शन होगा? जैसा अभी अपन ने कहा कि जर्म पोर्स वो जगह है जहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। ये देखिए आप, जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब है जिसके अंदर वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस दोनों जो फ्लोरोसेंट डाई से अपन ने कलर किए हैं, दे आर एक्सटेंडिंग। पोलन ग्रेन की जो सरफेस है वो इतनी हार्ड होती है कि लाखों करोड़ों साल से जो दबे हुए पेड़ हैं उनके भी हमें पोलन्स मिट्टी में मिल जाते हैं। तो जो पोलन ग्रेन के फॉसिल्स होते हैं उनको अपन माइक्रो फॉसिल्स कहते हैं। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पेट्रोलियम सर्च। मतलब कहाँ पर इस तरह के पेड़ थे जिनके दबने से पेट्रोल, कोल डिपॉजिट्स बने होंगे, ये हमारे पास जियोलॉजिकल नॉलेज है। अब जब पोलन ग्रेन शेड होता है, यानी जब एंथर से इसको निकलता है, तो या तो इसमें 2 सेल हैं, और 40% प्लांट्स के अंदर 3 सेल भी हो सकते हैं। 2 सेल हैं तो कौन से हैं? 1 वेजिटेटिव एंड 1 जनरेटिव सेल। बट इन 40% प्लांट देयर आर 3 सेल्स। दैट मीन्स
एक जो जनरेटिव सेल था वो डिवाइड होकर 2 स्पर्म सेल्स बना लेता है, 2 मेल गैमीट्स बना लेता है, तो इस तरह से 3 हो जाते हैं। So what we studied, let's revise it for this pollen grain structure. पोलन के बाहर की तरफ एक ज़ाइन है, बहुत ही थिक रेजिस्टेंट लेयर है, वाटर प्रूफिंग देता है, सूखने से, डेसिकेशन से बचाता है, पोलन ट्रांसफ़र में मदद करेगा। इसके सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे में एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकते हैं, जैसा वी विल बी स्टडिंग राइट नाउ। और कुछ कंडीशंस के अंदर तो ये भी देखा जाता है कि जो इस स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसके रिकॉग्निशन में भी मदद करते हैं। ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल जो बड़ा वाला है, ये इसका साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियोलस, और जो जनरेटिव सेल है वो अंदर की तरफ है, साइटोप्लाज्म हो गया डेंस वाला, द लार्जर न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोलस। और ट्यूब सेल का काम क्या है, या आगे चलकर पोलन ट्यूब बनाएगा जो स्टिग्मा स्टाइल को पेनिट्रेट करती हुई ओवरी में पहुंचेगी। जनरेटिव सेल का काम जो है वो डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बनाएगा। ध्यान रखना है, जनरेटिव सेल विल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड द होल स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड। इस तरह से आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन रिलीज हुआ एंड व्हेन इट विल रीच टू स्टिग्मा इट विल जर्मिनेट, पोलन ट्यूब बनेगी और पोलन ट्यूब में जनरेटिव न्यूक्लियस से क्या बन जाएंगे, 2 मेल गैमीट, जिसको यहाँ डायग्राम में स्पर्म सेल कहा गया है। दिस इज़ हाउ नाउ इट कम्प्लीटली डेवलप्स। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ टोमेटो फ्लावर के अंदर द माइक्रोस्पोरेंजिया इज़ नाउ फुल्ली डेवलप्ड। इसको हमने स्टेन करा हुआ है और जब अपन इसको देखते हैं तो यहाँ से ये रप्चर हो जाती है, लाइन ऑफ डेहिसेंस से रप्चर होगी और ये जो पोलन सैक है जो मैच्योर भी हो गया था तो ये पोलन सैक ही है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलना चालू हो जाएंगे और फिलामेंट इसमें मदद करेगा। फिलामेंट थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर था तो हवा से जब हिलेगा तो जो झटका लगेगा तो पोलन ग्रेन्स विल कम आउट। दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन इन योर बुक, द डायग्राम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर वी फाइंड द लिप सेल्स, द प्लेस इज ऑस्टियम, दिस इज़ द माइक्रोस्पोरेंजिया विच इज़ नाउ फुल्ली मैच्योर, तो इसको हम कहेंगे पोलन सैक। ये यंग कंडीशन में थी और ये मैच्योर कंडीशन में है। This is how it ruptures from the line of dehiscence, right? And the place, as I said, is stomium या ostium इसको कहेंगे, जहाँ से कि pollen grains बाहर आ रहे हैं। This is under electron microscope, the pollen sac releasing out the pollen grains. Now the pollen grains are generally spherical, 25 to 50 micrometers in diameter होते हैं। एग्जाइन जो है उसके ऊपर बहुत सारे पैटर्न्स हैं, हालांकि ये पैटर्न स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं और पॉलिनेशन से संबंधित रहते हैं, डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ पॉलिनेशन। जैसे यदि अपन देखें इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो पोलन है उनके ऊपर काफ़ी कांटे मिलेंगे, हुक्स होंगे, बार्ब्स यानी कांटे। और अगर विंड पॉलिनेटेड है तो नॉर्मली पोलन ग्रेन लाइट वेट होगा, स्मॉल होगा, स्मूथ होगा, ड्राई होगा, इस तरह से। So this is the grass pollen, the water chestnut pollen and pollens of different species. They are very beautiful under microscope. This is how we studied. तो यहाँ आपने देखा कि ये एंथर था, it is bilobed and having 2 थीका, ठीक है, ये एक थीका, ये एक थीका, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। इनमें लगातार डिवीजन से क्या बन जाएगा, पोलन मदर सेल, जिसको माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहा गया। मियोसिस 1, मियोसिस 2, टेट्राड बन गया। डिहाइड्रेशन की वजह से ये चारों अलग अलग हो गए, फिर इनमें न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इंटाइन एग्जाइन बनी, पॉलिनेशन हुआ, जिसके बाद पोलन ट्यूब और 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एज पेलाइनोलॉजी एंड दिस इज हाउ वी स्टडीड जस्ट। पार्थेनियम एक पौधा है जो आपको सड़कों के किनारे कई पुरानी बिल्डिंग्स के चारों तरफ आपको मिल जाएगा और इसे कैरेट ग्रास भी कहते हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ दिस प्लांट इज़ वेरी हार्मफुल that causes severe allergies, bronchial afflictions leading to chronic respiratory diseases such as asthma, bronchitis, and this plant is not native of India. ये हमारे देश का पौधा नहीं है। जब 1960s के दौरान जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो हमने कुछ गेहूं के बीज मैक्सिको से, अमेरिका से इंपोर्ट किए थे
उन गेहूं के बीजों के साथ एज अ कंटामिनेंट द सीड्स ऑफ पार्थेनियम केम टू इंडिया एंड नाउ इट स्प्रेड सो रैपिडली थ्रू आउट द कंट्री कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया, क्योंकि हेल्थ इश्यूज इसके पोलन ग्रेन्स के साथ जुड़े हैं जो पोलन एलर्जी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्लांट के पोलन ग्रेन हार्मफुल होते हैं। कई प्लांट्स के, बल्कि मैक्सिमम प्लांट्स के पोलन ग्रेन माना गया है कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं। और आजकल इसके पोलन ग्रेन्स की टैबलेट्स, फूड सप्लीमेंट्स, सिरप्स आते हैं जिनको जो है अपने परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए एथलीट्स, रेस हॉर्सेस वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस एडवर्टीज़मेंट में लीगल स्पोर्ट्स एनहांसर कहा गया है, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन, द एथलीट्स कैन यूज़ द पोलन ग्रेन टू increase their performance. Now, how much time the pollen grains survive after release from the anthers? Anthers से रिलीज हो गए, अब वो कितनी देर जिंदा रह सकते हैं? गेहूँ, चावल जो पोएसी फैमिली या ग्रामिनी फैमिली के मेंबर्स हैं, वो 30 मिनट्स ही रिपोर्ट किए गए। विद इन 30 मिनट्स दे मस्ट रीच टू द स्टिग्मा। लेकिन रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनोसी या फाबेसी फैमिली, सोलनेसी फैमिली, इनके महीनों तक पोलन ग्रेन जिंदा रहते हैं, हवा में बने रह सकते हैं। अगर हमें इनको स्टोर करके रखना है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, या हमने कहीं से उनको मंगाया है यहाँ यूज़ करने के लिए, तो हम उन्हें स्टोर भी कर सकते हैं एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन। दिस इज टर्म्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाएगा। और जो क्रायो प्रिजर्वेशन है दैट इज़ अ प्रोसेस जस्ट लाइक अ जीन बैंक। इसको हम पोलन बैंक कह सकते हैं। सीड बैंक भी इसी तरह से बनाए जाते हैं जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं सो दैट फॉर द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वी कैन यूज़ दैम, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको आगे भी आपको स्टडी करना है। एंड एज वी ऑलरेडी सेड कि फॉसल्स ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज माइक्रो फॉसल्स which are used in petroleum search. And lastly, one very interesting information I am giving to you that we all use saffron in various dishes. कई जो घरों में आपने देखा होगा मम्मी खाना बनाते समय जो है कई डिशेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर केसर डाला जाता है, सेफ्रॉन डाला जाता है। और जो सेफ्रॉन है वो बेसिकली है क्या चीज़? इट इज़ बेसिकली द stamens which are dried and used as a coloring agent, although it is also considered as a very good food supplement rich in nutrients, but mainly it's coloring agent. So these are the questions जो आपको क्लास में करने हैं। Thank you. In next topic we will be studying about the female gametophyte and its development.